हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। तो होपफुली आपने इसके पहले के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, सॉल्ट की फील आनी शुरू हो गई होगी और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि भैया इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने वाला है, कलर्स बहुत सारे याद रखने हैं। तो टेंशन नहीं लेना, लास्ट तक जाते जाते चार्ट भी अच्छे से बन जाएगा जब पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो। और बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। अगर कलर्स याद कर लोगे तो बहुत सिंपल है, इसके क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं। ठीक है, और फिक्स से ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप की बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। मीन्स concentrated H2SO4 ग्रुप। चलो आप एक बात बताओ, कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या मतलब है? इसके पहले जो ग्रुप थे उसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो वो अपने टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? बताओ। बिल्कुल देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें केवल H+ की बात करनी थी। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो ये जो और भी ज़्यादा H+ देगा, राइट। लेकिन हमें और भी चीज़ें देखनी है। कंसनट्रेटेड H2SO4 का ये मतलब नहीं होता कि केवल हमें H+ देना है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। दैट्स वाई इस ग्रुप को अलग कर लिया गया, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। और ऑफ कोर्स H+ डोनेशन ज़्यादा होगा इसमें। तो जल्दी से आप बताओ इसके अंदर कौन कौन से एनायन थे? तो सारे हाइड्रोजन्स, और नाइट्रेट, बोरेट एंड ऑक्जेलेट। फर्जी सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राज़ील से पकड़े। फर्जी सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राज़ील से पकड़े। फर्जी मीन्स F निगेटिव, CBI Cl निगेटिव, Br निगेटिव एंड I निगेटिव। ने 8 मतलब नाइट्रेट, ऑक्स मतलब ऑक्जेलेट, ब्राज़ील बोरेट से पकड़े, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेस्ट ऑफ फ्लोराइड, टेस्ट ऑफ F- आयन का। तो एज यूजुअल हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने फ्लोराइड आयन को रखा हुआ है और यहाँ से हमने डाइल्यूट H2SO4 को डाला। मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे डाइल्यूट नहीं, सॉरी, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंसनट्रेटेड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी कंसनट्रेटेड की बात आई तो ध्यान देना। तो ये बहुत आराम से करना है इस काम को ताकि आपको नुकसान ना हो। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो इसने इससे H+ लिया और बनाया HF। ये बेसिकली मिलता है डाइमराइज फॉर्म में H2F2 में। ठीक है, तो HF मिल गया, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। पी ब्लॉक में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बताइए, पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा एसिडिक इन नेचर,
तीसरा, इसकी स्मेल जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती है। कोरोसिव मतलब हमें स्मेल इसकी करनी नहीं है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है, मतलब बहुत शार्प होती है, जिसकी वजह से हमें इसको स्मेल नहीं करना आता है, हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कोरोसिव इन नेचर कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक, इसका यूज हमने कहाँ किया था? यूज हमने कहाँ किया था? जब सिलिका का रिएक्शन कराया था HF के साथ, तो H2SiF6 बना था। ठीक है, सिलिकेट के साथ रिएक्शन H2SiF6, फ्लोरो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फ्लोरोसिलिक एसिड। ये प्रोसेस हमने बताया था आपको कि इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं इचिंग ऑफ ग्लास में, याद आ रहा है? सिलिकेट्स की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड आयन जो रहते हैं उनके साथ सिलिकेट्स की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इचिंग ऑफ ग्लास में मैंने आपको बताया था, याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमने कोई भी सिलिकेट ले लिया और उसमें HF का रिएक्शन कराया, तो ये जो हमारी ग्लास की ऊपर पेंटिंग आपने देखा होगा, ग्लास के ऊपर बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है। ठीक है, वो उसमें यूज होता है इचिंग ऑफ ग्लास, उसी को बोलते हैं। ये सब मैंने आपको P ब्लॉक में वैसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों होते हैं आपके इचिंग ऑफ ग्लास। इसको नोट डाउन करिए। फ्लोराइड के रिडॉक्स की बात कर लें तो ये रिडॉक्स नहीं देगा, क्योंकि फ्लोराइड का जो SRP आता है वो 2.7 आता है, 87 आता है। SRP जो होता है 2.87 आता है। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और ख़ुद को फ्लोराइड पे रखना चाहेगा, दैट्स वाई इसका रिडॉक्स पॉसिबल नहीं होता है। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो नोट डाल के लिखना, ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर soluble except magnesium +2, Pb +2, Ca +2, Sr +2। ठीक है, इसका निमोनिक्स देखते हैं। तो फुल मजे वाली पागल सरकार, आजकल यही चल रहा है, पागल सरकार। ठीक है, फुल मीन्स फ्लोराइड, मजे मतलब Mg2+, Pb +2, Sr +2 एंड Ca +2। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से आयंस थे जिससे हमने टेस्टिंग किया था बार बार प्रेसिपिटेशन का? तो Ag+, Ca+, Pb +2। तो इसका हम फ्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है, यहाँ CaF2 मिलता है। और CaF2 का यूज हम कहाँ करते हैं? मेटलर्जी में पढ़ाया था मैंने आपको। CaF2 जो मिलेगा, यहाँ PbF2 मिलेगा, इसका वाइट पीपीटी, इसका वाइट पीपीटी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, ऑल इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, जितने भी इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ऑल इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स आर वाइट इन कलर। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, आईआईटी का फेवरेट बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन तो हमने लिया Fe+3 और उसमें हमने HCN-XS में ले लिया। तो बताइए क्या बनता है। ये मैं क्लास में करा चुका हूँ, आपको पिछली क्लास में कराया था मैंने। यहाँ बनता है अपना FeSCN6 3 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। याद आ रहा है, मैंने बताया था FeSCN3। कलर बताइए इसका। तो जैसे यहाँ पे एक HCN आना शुरू होता है तो कलर देना शुरू करता है, रेड कलर। जितना ज़्यादा HCN बढ़ेगा कलरेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, कलरेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे 6 है, कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ये डीप रेड कलर का कलरेशन देता है। रिएक्शंस बार बार आएंगे, थोड़े दिन में आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फ्लोराइड डाला इसके अंदर, तो फ्लोराइड डालेंगे तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे FeF6 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने सोडियम की कोई सॉल्ट मिलाया, ठीक है, तो ये बना लेगा वाइट PPT। तो क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखना, यहाँ से बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है कि हमने फेरिक आयन लिया और फेरिक आयन में हमने एक एनायन कोई ऐड किया कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब वो एनायन जो है फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर देता है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे थायोसाइनेटो है, राइट। तो ये हो गया। अब बोला कि उसके बाद हमने एक और एनायन ऐड किया जिसमें वो बाद में जाके कलरलेस हो जाता है, और फिर से हमने बाद में उसको जब सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया तो हमें एक वाइट PPT मिल जाती है। तो पहले बोल सकता है कि हमारा पहला एनायन कौन था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो हुआ ब्लड रेड कलर का, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। फिर जो कलरलेस हुआ उसका फॉर्मूला पूछ सकता है, यहाँ के आयंस पूछ सकता है। फिर ये वाइट PPT किस चीज़ की बन सकती है ये पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है HCN नेगेटिव की बात करें तो वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर नाइट्रोजन डोनर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। तो यहाँ जो कलर आता है ना, बेसिकली कलर जो आता है Fe और HCN के बीच में, ये आता है LMCT के थ्रू, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। DD ट्रांजिशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ LMCT के थ्रू आता है, ये याद रखना आप। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे D5 कन्फिग्रेशन है, D5 कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है DD ट्रांजिशन की, बट ये वीक फील्ड लिगेंड है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये कलरलेस आता है। समझ में आया। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन सकता है अगर नाइट्रोजन से देगा तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कलर आता है आप ध्यान देना वो LMCT के थ्रू जाता है, ठीक है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ पे कलरलेस हो गया और फिर यहाँ से वाइट PPT आ जाती है। तो ये अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हम फ्लोराइड की पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आयंस अपने पास आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के एनायंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और इसको एक साथ पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो हमने सबका रिएक्शन करा दिया।
यहाँ अगर आपने पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ रिएक्शन आपको याद रहेगा। बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। बताओ, सोचो। तो यहाँ पे HCl बनता है प्लस HSO4 माइनस, यहाँ पे Br2 बनता है प्लस SO4 2 माइनस। बेसिकली ये होता नहीं है, ये SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 गैस मिलती है प्लस H2O मिलता है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट देखें तो Br2 भी मिलता है, HBr भी मिलता है, प्लस SO2 गैस रिलीज होती है। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, जो आपको मैंने पी ब्लॉक में रिएक्शंस कराए थे तो मैंने वहाँ डायरेक्ट लिखाया था H2SO4 इक्वल टू Br2, ठीक है, प्लस हाफ सेल रिएक्शन मैंने बताया था SO2 का। तो यहाँ पे ये होता है कि जब हमने इसका रिएक्शन कराया ना तो एक H इससे लेता है, तो ये रिएक्शन ओवरऑल ऐसा होता है H2SO4, तो ये पहले इससे ले लेगा HBr प्लस यहाँ से हमें मिलता है HSO4 माइनस, फिर से ये HBr रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना देता है HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करा लो, तो ये यहाँ पे बना देता है Br2, ठीक है, प्लस SO2 गैस रिलीज होती है। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे Br2 गैस भी मिल रही है, HBr गैस भी मिल रही है, ठीक है। ये भी ऐसा ही होगा, I2 गैस मिलेगी प्लस HI गैस मिलेगी प्लस SO2 मिलता है। ध्यान से समझना यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का SRP जो होता है 1.36, ब्रोमीन का होता है SRP 1.09, आयोडीन का होता है 0.54। तो मैंने एक पी ब्लॉक में आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट में, जब मैंने H2SO4 पढ़ाया था, तो वहाँ बोला था कि H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हम इसका रेडॉक्स देख रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख रहे हैं। तो ना ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका बहुत अच्छा नहीं होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये Br निगेटिव और I निगेटिव को तो ऑक्सीडाइज कर देता है I2 और Br2 पे, बट यहाँ पे HCl को नहीं कर पाता है, फ्लोराइड को नहीं कर पाता है और नाइट्रेट को नहीं कर पाता था। ये मैंने पूरा आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं कर पा रहा है तो यहाँ HCl गैस ही मिल पा रही है, ये Cl2 पे कन्वर्ट नहीं होता है। कंफ्यूज मत होना, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ मैं। फिर से सुनो, F नेगेटिव तो हो नहीं रहा, Cl नेगेटिव हो सकता था लेकिन उतना SRP इसका ज़्यादा है नहीं, तो जिसका SRP ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका SRP जो है 1.09 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। कहीं इसका डेटा मिला नहीं और मिलता भी नहीं है, बहुत रेयर है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का जब हमने देखा, हाफ सेल रिएक्शन कराया तो SO2 प्रोडक्ट मिला, तो वो SO2 प्रोडक्ट मिल गया और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 कर रहा है, तो इसने Br नेगेटिव को Br2 पे कन्वर्ट किया, I नेगेटिव को I2 पे कन्वर्ट किया। कंफ्यूज मत होना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखना है, ठीक है इस चीज़ को। अब देखो, हमें मिल गया ये प्रोडक्ट। अब हम गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें जो गैसेस मिली है सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, पंजेंट स्मेलिंग, डायमैग्नेटिक, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा और जो हमें गैसेस मिली है Cl2, Br2, I2। कलर की बात करो आप तो येलोइश ग्रीन, Br2 की बात कर लेते हैं तो रेडिश ब्राउन वेपर मिलता है, I2 वॉयलेट कलर का, अगर मैंने इसको
कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिलता है बताओ आप, X नेगेटिव प्लस OX नेगेटिव, याद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस NaOCl, NaBr प्लस NaOBr, यहाँ पे NaI प्लस NaOI। H2O के साथ अगर रिएक्ट करा दिया तो यहाँ से मिलेगा हमें HCl प्लस HOCl, HBr प्लस HOBr, और ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। आई होप ये प्रॉपर्टी मैंने पूरा का पूरा वैसे डिस्कस किया हुआ है पी ब्लॉक के अंदर। मैंने बताया था आपको कि सारी रिएक्शंस सेम होने वाली है, कुछ भी नया नहीं है, बस सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं कि यहाँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे एनायंस को पढ़ रहे हैं, रिएक्शन सारी सेम है। तो एक बच्चे ने वैसे पूछा था कि सर कैसे इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाए। वही सेम ही चीज़ है, मैंने बार बार बोला है कि सेम ही रिएक्शंस है, कुछ अलग आ नहीं रहा है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है और रिलेट करने की ज़रूरत है, ये इसके पहले कहाँ आया था, इसके पहले कहाँ आया था, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें अगर आप ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होता है। देखो केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री ऐसा तो बनाया नहीं गया था कि ये फिजिकल है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री अपने में होती है, जो भी चीज़ों की केमिस्ट्री होती है, किसी मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं तो उसकी केमिस्ट्री होती है। अब हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमने अपने सिस्टम के अनुसार कि हम किस तरीके से इजीली समझेंगे उसके अनुसार हमने कैटेगराइज किया कि जो कार्बन के कंपाउंड से वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो हमने उसको अलग से कर लिया, तो ऑर्गेनिक में पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सोचो इनऑर्गेनिक खुद में इतना बड़ा है, ऑर्गेनिक खुद में इतना बड़ा है, फिजिकल खुद में इतना बड़ा है, अब तीनों को अगर हम कंबाइन करके पढ़ना चाहें तो कितना मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने अलग अलग किया, कैटेगराइज किया। अब ध्यान से समझो, इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो इनऑर्गेनिक में भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ध्यान से समझना कि जो चीज़ें मॉलिक्यूल मिल रही है, जो भी मॉलिक्यूल मिल रहा है हम उसकी स्टडी कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं किसी एक थियरी के थ्रू तो गुड, अदरवाइज क्या करेंगे, हम दूसरी थियरी से एक्सप्लेन करें। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मॉलिक्यूल्स के थ्रू स्टडी करो, जो भी मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो। जैसे मैंने बताया कि अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो अगर मॉलिक्यूल कोई भी बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे मैं PCl5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी स्टडी हमें करना है, इसकी ज्योमेट्री, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सब चीज़ें हमने एक थियरी के थ्रू एक्सप्लेन किया, वो था VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन हो जा रहा है। लेकिन जब एक और मॉलिक्यूल मैंने देखा तो यहाँ VBT फेल हो जाती है, VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है अच्छे से। तो क्या क्या, अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने क्या किया, वर्नर ने, मैंने आपको वैसे भी कहानी बता दी, वहाँ उन्होंने एक अलग से थियरी एक्सप्लेन की, ठीक है, क्या कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनकी जो भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी स्टडी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। तो ये उनका कहना नहीं था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे, लेकिन हमने अपने अनुसार अलग किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल की स्टडी करो, आप ऐसे मत सोचो कि यार ये इसके पीछे लॉजिक ये होगा तो ये निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जी, एनर्जी टूटेगी बनेगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आपने देखा होगा। तो मॉलिक्यूल्स के थ्रू स्टडी करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने Br नेगेटिव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो कभी आप ये रिएक्शन गलत नहीं करोगे। लेकिन आप ये सोचोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और 4-5 ले रहे हैं, हमने बनाना शुरू किया, तो पक्का आप कहीं ना कहीं गलत करोगे, क्योंकि डेटा आपको याद होने वाला नहीं है। सारा चीज़ डेटा आपको मुश्किल से मैंने 7-8 बताए थे SRP, वो याद रखो, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत, जब भी रेडॉक्स आए खास करके, तो रेडॉक्स का बेसिक क्या होता है, सामने वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको रेड्यूस होना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये डेटा के अनुसार बच्चों ने ये मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर आपने लिखा दिया कि सल्फेट इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आपने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाया था, आपने बोला था अमोनियम सॉल्ट्स की हीटिंग के बारे में, तो भाई हमने ये बोला था, बिल्कुल सही बोला था। और वहाँ पे बच्चों का ये डाउट था कि सर +6 में है तो ये लोअर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब होता है कि उसकी SRP वैल्यू ज़्यादा रहे, ठीक है, वो सामने वाले को रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस पर डिपेंड करता है। तो ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। ऐसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट में भी जो है कार्बन +4 पे है, लेकिन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो वहाँ बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है ये जल्दी से। और ऑक्सीडाइज होगा तो किस पे जाएगा, खुद से सोचो। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स के थ्रू अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट बात आती है सॉल्युबिलिटी की। देखो सेम ट्रेंड चल रहा है ना, पहले जो हमारे पास गैस मिल रही है उस गैस की स्टडी कर रहे हैं अपन, उसका रेडॉक्स देख ले रहे हैं, उसका प्रेसिपिटेशन देख ले रहे हैं। ठीक है, और उसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं, कोई भी गैस निकल रही है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रही है। तो यहाँ पे भी मैं मॉलिक्यूल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इससे चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएगी। प्रॉपर्टीज है, केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंपाउंड जो है वो अपनी केमिस्ट्री शो करता है। तो अगर कंपाउंड के थ्रू जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखना आप ऑल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स आर वाटर soluble except Ag plus, Cu2 plus, G2 plus, Bi plus 3। इसका ट्रिक है, CBI वाले भी आज क्यों हो गए पागल। ठीक है, CBI वाले भी आज क्यों हो गए पागल। तो CBI का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, भी Bi+3, आज Ag प्लस, क्यों Copper+2 हो गए Hg+2 पागल Pb+2। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। निमोनिक से याद करने का तरीका है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। हमारे पास एनायंस कौन कौन से थे, Ag+, अब इसका रिएक्शन कराइए, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। Ag+ रहने दो अभी आप। सबसे पहले Ca पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से अपन कराते हैं, तो कोई पीपीटी नहीं आएगा। ठीक है, सब सॉल्युबल हो जाते हैं। CaCl2 सॉल्युबल है, CaBr2 सॉल्युबल है एंड CaI2 सॉल्युबल है। इसके बाद से अपन ने कराया था Ba+2 के साथ। कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं Pb+2 का। Cl2 के साथ रिएक्शन करा, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, तो ये बनाने लगा PbCl2। तो ये PbCl2 का वाइट पीपीटी बनाता है, वाइट पीपीटी। PbBr2 का वाइट पीपीटी, और ये PbI2 का येलो पीपीटी बनाता है। नेक्स्ट अगर हमने लिया हॉट वाटर, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा, ये भी इनसॉल्युबल रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर बोल लो। टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, पहले टेम्परेचर कितना था, कम था, अब ज़्यादा हो गया, तो ये सारे सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना आप कि ये Pb+2 एम्फोटेरिक नेचर शो करता था। बताओ आप, मैंने बताया था ना PbO या फिर PbO2 एम्फोटेरिक होता है। तो अगर NaOH में हमने इसको डिजॉल्व किया तो सारे डिजॉल्व हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम प्लम्बेट वगैरह टाइप से। ठीक है, तो नोट डाउन करना आप, लिखना ऑल Pb+2 कंपाउंड्स आर soluble in NaOH।
ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं Ag पॉजिटिव। तो ये तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से मालूम होगी, इतनी बार आपने ये रिएक्शंस देखे हैं। तो ये बना लेगा AgCl का वाइट पीपीटी, ये बना लेगा AgBr पेल येलो पीपीटी, और ये बना लेगा AgI येलो पीपीटी। अब इसके रिएक्शंस देखते हैं अपन। पहला रिएक्शन इसका देखते हैं हम NH4OH के साथ, फिर हाइपो के साथ, फिर NaCN के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं अपन, तो सॉल्युबिलिटी में AgCl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर AgBr का होता है, फिर AgI का होता है। ठीक है, AgCl का सबसे ज़्यादा होता है, AgBr का उससे कम, AgI का उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जब हमने NH4OH लिया तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे ये सॉल्युबल होता है हाइपो में, ये सॉल्युबल होगा, यहाँ पे भी सॉल्युबल होगा। ठीक है, चलिए, अगर इसने AgCl ने अगर NH4H के साथ रिएक्शन कराया, तो इसके पहले भी मैं ये रिएक्शन लिखा चुका हूँ आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो AgNH3 होल टू पॉजिटिव। इसके साथ अगर रिएक्शन कराएगा तो Ag2H2O3, इसके साथ बनाएगा तो सेम कॉम्प्लेक्स AgCN। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं अपन, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसको A दे दो आप, इसको B दे दो, इसको C दे दो, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ये हो गया, C से दे रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो C सबसे ज़्यादा। इन दोनों में ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, थायोसल्फेट वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पे ये चिलेटिंग है। चिलेटिंग लिगेंड होने की वजह से इसका भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लास्ट में अमोनिया आता है। ये बात समझ में आई। अगली बात देखना, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आयंस में ब्रेक हो रहा है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में Ag के साथ एफिनिटी किसकी अच्छी है, बॉन्ड किसके साथ अच्छा बना है, कौन ज़्यादा देर तक इंटैक्ट रह पा रहा है, साथ में रह पा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जिसकी सबसे कम है, तो आयोडीन को ये छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, जल्दी नहीं छोड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे देखो आप, इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे इसलिए सॉल्युबल हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि बोल सकते हो ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आप देख लो CBA यहाँ से, और ये सॉल्युबल क्यों हो रहा है, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। मैंने दोबारा से समझा रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आयंस में टूट गया। ठीक है, आयंस में टूट गया, सॉल्युबल हो गया। तो Ag के साथ अगर क्लोरीन बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाता है तो ये टूटता क्या, नहीं टूटता। तो इसका मतलब कि Ag की एफिनिटी I नेगेटिव के साथ ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा, जब हमने Ag का कॉम्प्लेक्स बनाया अमोनिया का, थायोसल्फेट का या साइनाइड का, तो हमने देखा कि साइनाइड मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाएंगे। उसके बाद ये भी कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे सॉल्युबल होता लेकिन केवल AgCl हो रहा है क्योंकि वो टूट पा रहा है।
समझ में आ रहा है? वो केवल टूट पा रहा है, दैट्स वाई। और यहाँ पे ये नहीं टूट पा रहा है तो AgI नहीं टूटेगा तो वो इनसॉल्युबल रह जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं हम डाइल्यूट HNO3। तो कोई पीपीटी नहीं देता है, इसका रीज़न समझना आप। देखो ये आया कहाँ से होगा, HCl, HBr, HI, और ये तीनों एसिड्स जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग है, HNO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो इनको ऑलरेडी अपना H+ देना है। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है, जो आसानी से H+ दे ले। बात समझ में आई? अगर ये आसानी से H+ दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये H+ देने की कोशिश कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि भाई मेरे पास H+ है, क्लोरीन तुम एक्सेप्ट करो, आयोडीन तुम एक्सेप्ट करो, ब्रोमीन तुम एक्सेप्ट करो। बट ये क्या बोल रहा है, भैया हम स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम खुद से ही H+ रिलीज करना चाह रहे हैं, हम एक्सेप्ट क्यों करेंगे। बात समझ में आई? तो जब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है और ये देना चाह रहा है तो ये क्या उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो क्या ये उसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा, H+ लेना चाहेगा? नहीं। तो ये अपना सोलूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है और ये एज इट इज रह जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो आप कर लोगे, इतना ट्रस्ट है आप पे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1.36, देखो कितना मज़ा आने वाला है, 1.09 एंड ये होता है 0.54। हमने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एसिडिक मीडियम। तो बताओ ऑक्सीडाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। ये जाएगा Cl2 पे, ये जाएगा Br2 पे, और ये आपका जाएगा I2 पे। क्या जा रहा है, इसका SRP था 1.51। नेक्स्ट देखते हैं, और ये अपन जाएगा अपना Mn+2 पे। नेक्स्ट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। तो भाई यहाँ मज़ेदार बात है, बहुत ज़्यादा लोग इसको गलत पढ़ाते हैं, समझना है। यहाँ पे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने भी यही पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इसका SRP होता है 1.33, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। क्लोरीन का कितना होता है 1.36। बताओ ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको? नहीं करता है। तो बहुत लोग ये गलत करते हैं, तो ये इसको नहीं करेगा, यहाँ से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखो भाई, ध्यान देना, ठीक है। ये इन दोनों कर लेगा, क्लोरीन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपन लेते हैं PbO2। PbO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रीज़न ये है कि Pb+4 पे रहना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये Pb+2 पे आ जाएगा, ये Cr+3 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं रेडॉक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से जेई क्वेश्चन पूछ चुका है PbO2 का रिएक्शन HNO3 के साथ। आधे बच्चे गलत करके आएंगे, पूछा था कौन सी गैस निकलेगी। तो अगर उनको ये समझ में आता कि PbO2 खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो अगर PbO2 में Pb+4 पे है तो +2 पे जाएगा, तो वहाँ से बच्चे क्वेश्चन कर सकते थे उस चीज़ को। तो यही बोल रहा हूँ मैं आपको कि देखो रिएक्शन को देख के ऐसे नहीं कि यार इसके क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना। क्या हो सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक होता है, ज़रूर लॉजिक होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है, ठीक है। बट ये है कि इनऑर्गेनिक में थोड़े केमिस्ट्री अलग होती है, आप जिस सीक्वेंस में चलते हो वैसे आते नहीं हैं आपके प्रोडक्ट, राइट। तो वो प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, जैसा आपने पढ़ाया जा रहा है, आपको जिस तरीके से आपने पढ़ा है उस तरीके से अगर आप सोचना शुरू करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अब देखो मैंने बताया आपको, अगर मैंने लिया H2SO4 कंसनट्रेटेड तो कहाँ जाएगा, याद आ रहा है? ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहीं पे HNO3 भी आ जाएगा।
ठीक है, NO मिलेगी फिर NO ऑक्सीडाइज होकर NO2 मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है Fe+3, ये Fe+2 पे जाता है। ठीक है, अगर मैंने ले लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, H2O2 एसिडिक मीडियम, भाई शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 1.77 SRP सबको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये खुद को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो ये H2O बना लेगा। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, ओजोन शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, मैक्सिमम जगह पे ये आपको गलत मिलेगा। ठीक है, जो पढ़ाते हैं, तो अगर आप डेटा के साथ जाओगे तो चीज़ें सही होंगी। ठीक है, और जेईई यही से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट फॉर आयोडाइड एंड ब्रोमाइड। क्लोरीन का नहीं करते हैं क्योंकि क्लोरीन से ही करते हैं इस टेस्ट को, समझना कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। लाइक डिजॉल्व लाइक, डिजॉल्व लाइक, तो हमने यहाँ पे एक KBr का सॉल्यूशन ले लिया टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पे हमने क्लोरीन वाटर डाला, बेसिकली क्लोरीन डाला। क्लोरीन होता क्या है, येलोइश ग्रीन। अब देखो मज़ेदार बात, क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्लोरीन 1.36, ब्रोमीन 1.09, तो क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ में आई। तो जैसे हमने क्लोरीन मिलाया येलोइश ग्रीन, यहाँ पे शानदार हमें रेडिश ब्राउन मिलेगा, Br2 ये मिल जाएगा Br2, और हमें मिल जाएगा KCl यहाँ नीचे। तो ये सेटल डाउन होता है। अगर इसमें हमने मिलाया कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसीलिए ये ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट है। बेसिकली यहाँ पे लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, CaCl3, या कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ जैसे मिलाया तो ये एक रेडिश ब्राउन की लेयर दे देता है, समझना आप, ये लेयर दे देता है, और नीचे हमारा KCl बच जाता है, सॉल्यूशन KCl का। ठीक, तो ये होता है अपना ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। तो ये अपना है Br2, ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट समझ में आया। सिमिलर प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं आयोडीन के लिए। कलर आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे हमने लिया KI पहले से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लिया, क्लोरीन को ऐड किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, कौन सा कलर, वॉयलेट कलर। ऑफ आयोडीन, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, इसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया, CaCl3 भी ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं, CH2 भी ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये एक लेयर बना देगा, ठीक है, वॉयलेट कलर का या फिर पर्पल कलर का, डार्क होगा तो पर्पल कलर का लेयर बना देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ये किसके लिए होता है, आयोडीन के लिए और ब्रोमीन के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आया, दोनों में क्लोरीन मिला दो और बाद में क्लोरोफॉर्म मिला दो या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दो, तो अलग अलग कलर हमें मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट इनका अलग अलग हो रहा है, मतलब ये जो है यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है। इसको लिखिए। नेक्स्ट है स्टार्च लेयर टेस्ट। वैसे ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो जब हमने Br2 लिया
और उसमें स्टार्स के सॉल्यूशंस को ऐड किया, तो ये ऑरेंज रेड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। कलर जो रहता है इसका ऑरेंज रेड रहता है, ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स कलरेशन आता है इसका, ठीक है। और अगर I2 प्लस स्टार्च लिया तो ये हमें देता है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये हो गया आपका फॉर Br2 एंड I2। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये बता चुका हूँ मैंने आपको पी ब्लॉक में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो हमने क्या किया, एक KCl का सॉल्यूशन लिया, KCl सॉलिड प्लस डाइक्रोमेट मिलाया सॉलिड, K2Cr2O7 सॉलिड। ये टेस्ट आप करोगे लैब में, ध्यान देना। और अब धीरे धीरे हमने यहाँ से कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना शुरू किया, ठीक है। तो जब हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 शुरू किया डालना, तो हमें रेडिश ऑरेंज कलर के वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं हमें। ये सब टेस्ट आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे बनता है क्रोमिल क्लोराइड, ये होता है डीप रेड, भी कई जगह लिखा रहता है डीप रेड वेपर्स, या रेडिश वेपर भी मिल सकता है, सेम ही है, ठीक है। और ये हमें मिल गया क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, देखना ध्यान से, समझना इस चीज़ को। देखो अब इसके अलावा और भी कुछ, देखो जैसे सिंपल, अब इसके अलावा कुछ और आयंस देते हैं जो डीप रेड वेपर्स देते हैं, समझना इस चीज़ को। कि अगर मैंने ले लिया K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लिया, और मैंने Br नेगेटिव कराया, तो ये भी तो Br2 की रेडिश ब्राउन वेपर देगा। अगर मैंने ले लिया K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम ले लो, प्लस नाइट्रेट ले लिया, तो ये भी NO2 की रेडिश ब्राउन वेपर देगा। अब देखो, ये तो हो गया, हमें मिल गया। हमें मिल गया क्रोमिल क्लोराइड, हमें मिल गया Br2, हमें मिल गया NO2, और ये तीनों के तीनों क्या है, रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश कलर ही है, रेडिश ब्राउन, इसका हम लिख लेते हैं रेडिश कलर, पता नहीं चलता जब आप देखोगे तो, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, तीनों मिल गए। हमने इसको NaOH से पास कराया, NaOH इसमें ऐड किया, NaOH ऐड किया, तो ये हमें दे देता है क्रोमेट, येलो कलर। ये हमें दे देता है NaBr प्लस NaOBr, ये भी येलो कलर। ये हमें दे देता है NaNO2, ये भी येलो कलर। टेस्टिंग अभी भी नहीं हुई, अब क्या करें, तो हम यहाँ पे मिलाते हैं Pb+2, लेड एसीटेट मिलाते हैं, ये आसानी से लैब में मिल जाता है। तो Pb+2 मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है PbCrO4 का येलो PPT। ये टेस्टिंग है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ क्या मिलेगा, PbBr2, Pb+2 मिलाओगे आप, ये मिलेगा PbBr2,
वाइट पीपीटी, ठीक है। ये NaNO2 प्लस NaNO3 बनेगा, दोनों बनेगा ना, ठीक है। यहाँ से अगर हमने कराया Pb+2 का रिएक्शन तो नो पीपीटी, तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। समझ में आई। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट खास बात आप ये बताना कि CrO2Cl2 इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये मैंने वैसे बताया हुआ होगा, पता कभी ना कभी बताया होगा, ठीक है। करना फिर पूछ लेना। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि एनायंस की टेस्टिंग बहुत टिपिकल होती है। सॉल्ट पता करना है। अब देखो वेपर तो तीनों दे रही हैं, दे रहा है ना, तीनों वेपर दे रहा है, तो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, अलग करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये पी ब्लॉक में बता चुका हूँ आपको। रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होगा, Cl निगेटिव प्लस डाइक्रोमेट प्लस एसिडिक मीडियम, ये दे देता है CrO2Cl2, ठीक है। इसको हमने ले लिया बेस में, ठीक है। तो CrO2Cl2 प्लस बेस मिलाया तो बेसिक मीडियम में ये दे देगा CrO4, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रिएक्शन जो होता है, ये वैसे मैंने पी ब्लॉक में आपको कराया हुआ है, दोबारा से इसको नोट डाउन कर लो आप। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। रिएक्शन सारे देख रहे हो आप ध्यान से, रिएक्शन सारे हमने पहले कर चुके हैं, बस ध्यान देना है कब कौन सा रिएक्शन यूज हुआ था। तो अब आप एकदम लास्ट स्टेज पे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है ना, या कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप थोड़ा विजुअलाइज करो पहले, अच्छा ये कहाँ पे बना था, ये कहाँ पे बना था, कैसे कैसे बनता है, इसके पीछे के रिएक्शंस जो भी हैं, लॉजिक क्या हो सकता है, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अचानक से चीज़ें भूल जा रहे हो और कोशिश करोगे कि इनऑर्गेनिक का कोई एक रिएक्शन है वो समझ में आ जाए, वो काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो, तो बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, चीज़ों को समझो, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेट की टेस्टिंग, बोरेट की टेस्टिंग और फॉस्फेट एंड सल्फेट की टेस्टिंग। तो यहाँ पे अपना एनायन ख़त्म हो जाएगा। क्रोमेट, डाइक्रोमेट और मैग्नेट और परमैग्नेट, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कई बार देखा हुआ है। और वैसे जब एनायंस ख़त्म हो गए, केटायंस जब शुरू होंगे, तो वहाँ पे हम दोबारा से सारे रिएक्शंस को देखेंगे। देखो आप यहाँ पे हमने बार बार एनायंस को ही पढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने केटायंस कितनी स्टडी कर ली, Ag+ के सारे रिएक्शंस लगभग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब जब हम केटायंस में Ag+ को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, एसीटेट के साथ, ऑक्जेलेट के साथ, सारे रिएक्शंस वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम साथ साथ में दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, उसकी स्टडी हम केटायन कर सकते हैं ईजिली। तो थोड़ा सिलेबस को रिड्यूस कर लेंगे अपन और आसानी से वहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो कल के लेक्चर के बाद अपना एनायन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से शुरू होगा केटायन, और केटायन भी लंबा चलेगा क्योंकि केटायन में लगभग 26 केटायन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो थोड़ा बेफिक्र रहो, चीज़ें समझ में आना है। देखो लंबा नहीं है, बेसिकली रिएक्शंस ज़्यादा हैं और वो सारे रिएक्शंस पहले से हो चुके हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।